नमस्कार दोस्तों। आखिर मरने के बाद क्या होता है? ये एक ऐसा सवाल है जिस सवाल का जवाब तो कभी कोई ढंग से दे ही नहीं पाया है। इस सवाल का जवाब सिर्फ उन्हीं लोगों को पता है जो खुद इस सिचुएशन का सामना किए हैं। यानी कि वो मरे, 4-5 घंटे तक मरे ही रह गए, फिर वापस से जिंदा हुए और जिंदा होने के बाद उन्होंने अपने एक्सपीरियंस को अपने आसपास के लोगों के साथ शेयर किए। पूरी दुनिया में 0.0001% ऐसे लोग हैं जो लिटरली मरकर जिंदा हुए हैं और उन सब के एक्सपीरियंसेस को आप सुनेंगे ना तो आपको खुद को बहुत मिलते जुलते लगेंगे। आज की भी ये कहानी एक ऐसी ही घटना के ऊपर आधारित है जिसमें मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव का लड़का मरकर जिंदा हो गया। आइए चलते हैं यहाँ से 6 साल पहले, 7 साल पहले एक्चुअली में 2017 में, और जानते हैं इस अजीबोगरीब घटना की डिटेल में कहानी को। तो मध्य प्रदेश में दरासी नाम का एक छोटा सा गांव है। इस गांव में एक छोटा सा खुशहाल परिवार। इस परिवार में सुमित की बड़ी बहन, सुमित के मम्मी पापा खुशहाल तो थे लेकिन ज्यादा पैसे वाले नहीं। पैसों की हमेशा तंगी बनी हुई रहती थी। पिताजी की अक्सर तबीयत खराब रहती थी तो वो ज्यादा कमा धमा नहीं पाए, लेकिन कोई बात नहीं यार, पिताजी है, नहीं कमा पाए, ठीक है, बच्चे कर रहे थे जैसे तैसे करके मैनेज। एक ऐसा टाइम आया जब सुमित की बड़ी बहन की शादी की नौबत आ गई। उसकी शादी करा दी गई। घर की जितनी भी जमा पूंजी थी उसकी शादी में लगा दी गई। लेकिन ये वही टाइम था 2017 का जब सुमित का क्लास 12th पास हुआ था। बहन की शादी के ठीक 2 महीने बाद सुमित को भी भोपाल जाना था अपनी पढ़ाई करने के लिए, कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए। पिताजी ने सुमित के लिए भी थोड़ा सा पैसा बचा कर रखे थे। एक तरफ बहन की विदाई हुई है और दूसरी तरफ सुमित भी तैयार हो गया अपनी आगे की स्टडी करने के लिए एक शहर जाने के लिए। पिताजी ने जितना भी अब पैसा बचा था एक एक पाई निकाल दिए। अब पिताजी के हाथ पूरे खाली हो गए। सुमित पहुंच गया भोपाल और अपनी जिंदगी अय्याशी से काटने लगा। एक छोटे से गांव का लड़का एक बड़े शहर पहुंचा, वहां का हाव भाव, वहां का माहौल देखा तो बहुत बदल गया। घुमाई चल रही है, अय्याशी चल रही है, सिर्फ पढ़ाई नहीं चल रही है, सब कुछ चल रहा है। ऐसे करते करते सुमित ने भोपाल में 1 साल काट दिया। 1 साल बाद उसको ध्यान आया जब पैसे थोड़े कम पड़ गए कि अरे घर जाके पिताजी लोगों से मिलता हूं। दिवाली के टाइम पर वो घर गया है। क्या देखता है कि घर की स्थिति तो और भी ज्यादा बिगड़ गई है। पिताजी जो पैसे भेज रहे थे ना, वो चीजों को गिरवी रख रख कर भेज रहे थे। घर पे बहुत कम चीजें बची थी। सुमित देख के बहुत दुखी हुआ इस सिचुएशन को। बोला कि यार मैं बहुत गलत कर रहा था, मैं क्यों याशी में लगा हुआ था, पढ़ाई नहीं कर रहा था, कॉलेज नहीं जा रहा था। यहाँ पे मेरे माता पिता की तबीयत बिगड़ती जा रही है, ना वो दवाई खा रहे हैं, ना ठीक से खाना, सिर्फ चीजों को बेच बेच कर मुझे पैसे भेज रहे हैं। इनका ख्याल रखने के लिए बहन भी घर पर नहीं है। उसने माता पिता से कह दिया कि बस बहुत हो गया, मैं नहीं जाऊंगा भोपाल पढ़ाई करने के लिए, मुझे नहीं पढ़ना है यार। अपने गांव में वो जो बड़े लोग हैं ना, उन लोगों के खेत में जाकर किसानी का काम करूंगा, मजदूरी का काम कर लूंगा, मैं नहीं जाऊंगा भोपाल। बस बात खत्म यहीं पर। घर वालों ने आखिर समझाया उसको, लेकिन इसका डिसीजन लास्ट डिसीजन हो गया और ये नहीं गया। 2-3 दिन बाद ही गांव के वो बड़े लोगों से मिला और बोला कि आपके खेत में कुछ काम दे दीजिए, जो आप कहेंगे वो करूंगा। अब देखिए, मुझे तो समझता नहीं है कि खेत में क्या क्या काम होता है, लेकिन इससे कुछ काम सौंपे गए और पगार भी बताई गई। ये खुश हुआ, बोला कि ठीक है, मैं करने के लिए तैयार हूँ। क्योंकि सुमित के 1-2 दोस्त भी इसी खेत में काम करते थे। जैसा काम इसको मिला था वैसे ही काम उसके 1-2 दोस्त भी इसी खेत में करते थे। तो बोला चलो अच्छा है ना, दोस्तों की यारी भी मिल जाएगी और काम धंधा भी चलता रहेगा और माँ बाप का ध्यान भी रखूंगा। अब यहाँ पर वो काम करना शुरू किया है। काम करते करते 6-7 महीने और बीत गए और आ गया गर्मियों का मौसम। यहाँ पर उसकी एक लड़के से बहुत पक्की वाली दोस्ती हो गई थी। इसका भी नाम सुमित ही था। जी हाँ, वो दोस्ती ऐसी थी कि ये लोग सुबह उठकर दोनों साथ में खेत में जाते थे और दोनों लौट कर आते थे। एकदम भाई भाई जैसे दोस्त हो गए थे। अब तक सब अच्छा चल रहा था, लेकिन एक दोपहर की बात है, दोनों सुमित बैठकर, मतलब अपना ये भोपाल वाला सुमित और ये लोकल वाला सुमित, दोनों सुमित एक बोरी के ऊपर बैठकर कुछ तो भी हिसाब किताब कर रहे होंगे कुछ अपने काम का, कि अचानक से ना अपने शहरी सुमित को प्यास लगी। और बोलता यार पानी मिलेगा क्या सुमित, मेरा बहुत गला सूख रहा है। बोलता हाँ रुक। वो दोस्त वाला सुमित घुमा ही है पानी की बोतल उठाने के लिए कि उसको पीछे से धप से आवाज आई। पलट कर देखा तो अपना शहरी वाला सुमित मुंह के बल जमीन पर पड़ गया। इसने हाथ लगाया और हाथ उसके तुरंत ठंडे पड़ गए थे। तो ये घबरा गया, बोला कि सुमित क्या हो गया? ये कुछ रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है, अपना हीरो कुछ रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है।
दोस्त ने सोचा कि यार भाग के जाता हूँ, उसे घर वालों को बताता हूँ। वो खेत से उठा और भागने लगा अपने हीरो के घर तरफ। हीरो के घर तरफ भागते भागते इसको इसका भाई मिला, मतलब अपने दोस्त सुमित को उसका भाई मिला। वो छोटा भाई बोलता है कि भैया कहाँ इतना भाग के जा रहे हो? तो बोलता है अरे जो मेरा दोस्त है ना सुमित, वो भोपाल वाला सुमित, वो कुछ हो गया, उसको बेहोश हो गया है, वो चक्कर आ गया, ऐसा ऐसा हुआ है, तू देख भला, तू खेत पहुंच, जब तक मैं जाता हूँ उसे घर पे बताने के लिए जा रहा हूँ। उसने बोला ठीक है भैया ठीक है, आप जाओ, मैं भी जा रहा हूँ उसी तरफ। अब भैया ये और दौड़ते 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 जा रहा है, रोड क्रॉस कर ही रहा था कि एक तेज रफ्तार से ट्रक आया और धम से इसको उड़ा दिया। ऑन द स्पॉट इस सुमित की मृत्यु हो गई। ये दोस्त वाला जो सुमित था उसने ये पूरी बात अपने छोटे भाई को बताया था, लेकिन छोटा भाई थोड़ा चंचल था। वो अपने भाई से मिला ही था कि अपने एक दूसरे दोस्त से भी मिला, और उस दोस्त ने बोला कि चल चल खेलने चलते, कहाँ जा रहे खेत की तरफ क्यों जा रहे, खेलने चलते हैं। तो वो छोटा लड़का ना खेलने के लिए निकल गया, और उसके दिमाग से पूरी तरीके से निकल गया कि मेरे भैया ने मेरे को क्या बताया था कि खेत में शहरी सुमित के साथ क्या हुआ है। फिर क्या था, दोपहर से शाम का वक्त आ गया, शाम से रात। शहरी सुमित के घर वाले ये सोचते रहे कि आएगा आएगा, बेचारे मम्मी पापा तो है, लेकिन वो आया नहीं। फिर सोचे कोई दोस्त के घर तो नहीं गया है, फोन लगाए तो कुछ अता पता नहीं। फिर इनको पता चला अरे बाप रे, जो इसका दोस्त सुमित था, मतलब जो दूसरा वाला सुमित था, हमारा पड़ोसी ही था, उसकी मृत्यु हो गई है, ऐसा ऐसा हो गया है। खैर पहले तो अस्पताल ले गए होंगे, घर लाए होंगे, जब तक रात हो गई थी। तो इन लोगों को पता चला कि अरे हमारे लड़के के दोस्त की ऐसी मृत्यु हो गई, इनको बहुत बुरा लगा, लेकिन हमारा लड़का कहाँ है। फिर किसी पड़ोसी ने बोला एक काम करो, वो खेत गया हुआ था ना, थोड़ा खेत चल के देखते तो हैं भला। तो इसके मम्मी पापा और एक पड़ोसी और खेत की तरफ बढ़े हैं अपने शहरी सुमित को ढूंढने के लिए। तो क्या पाए हैं कि वो खेत में मृत अवस्था में पड़ा हुआ है। माँ बाप दोनों पागलों की तरह रोने लगे, इसको उठाए और अस्पताल लेकर गए। अस्पताल में डॉक्टर ने चेक किया और बोला कि इसकी मृत्यु तो काफ़ी देर पहले हो गई है, लग रहा है ये अभी की मृत्यु नहीं है, दोपहर में हो गई होगी, हमको ऐसा समझ में आ रहा है। तो रो रो कर पूछे कि डॉक्टर साहब जवान लड़का, अब भी शहर से आया था, साल भर ढंग से नहीं हुए थे, 5-6 महीने ही हुए थे, कोई परेशानी नहीं थी इसको जिंदगी में, कोई व्यसन लत, कोई गंदी हरकत नहीं थी, क्या हुआ इसको। डॉक्टर ने बोले कि हमारे समझ में नहीं आ रहा है, आप कहें तो पोस्टमार्टम के लिए हम डालें। इन लोगों ने बोले जी सर पोस्टमार्टम के लिए डालो। बोले ठीक है, आप पुलिस में कंप्लेंट कराओ, अपन पोस्टमार्टम की प्रोसीजर आगे बढ़वाते हैं। अब आखिरकार वो रात आई जब इसका पोस्टमार्टम के लिए शरीर को एक मुर्दा घर में भेजा जाना था। मुर्दा घर में इसके शरीर को लेकर गए हैं। डॉक्टर लोग तैयार हो रहे थे कि इसका पोस्टमार्टम करेंगे। 2 डॉक्टर थे उस दिन, और एक भी मृत शरीर नहीं था इसके शरीर के अलावा। इसका मृत शरीर एक स्ट्रेचर में पड़ा हुआ है इसी चीर घर में, या फिर मुर्दा घर, जो भी कहना आप वो कह लो। और 2 डॉक्टर्स तैयारी कर रहे हैं ग्लव्स पहन के दूसरी तरफ घूमकर, कि अचानक से दोनों डॉक्टर्स को रोने की आवाज सुनाई दी। ये घबरा कर पीछे पलट कर देखे तो क्या पाए कि सुमित का मृत शरीर स्ट्रेचर पर नहीं, बल्कि सुमित तो जमीन में बैठकर रो रहा है। दोनों डॉक्टर का दिमाग फट के हाथ में आ गया, इतनी जोर से घबराए और भूत 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 चिल्लाते हुए चीर घर से बाहर निकल गए। अब इनकी इस आवाज को सुनकर आजू बाजू वाले लोग आ गए। अरे सर, डॉक्टर साहब क्या हो गया, कहाँ भूत दिखाई दे दिया, मुर्दा घर में भूत निकला, पोस्टमार्टम हाउस में भूत निकला, सब लोग ऐसा बोल रहे हैं। डॉक्टर साहब बोलते हैं अरे वो लड़का, वो गांव का लड़का जो खेत में मरा पड़ा था, उसका भूत आ गया है, देखो अंदर जाके। अब इतने में ना सब इकट्ठे हो गए, आसपास के छोटा गांव है ना, आसपास के सब लोग इकट्ठे हो गए। बोले कि कैसे। उतने में 10-15 मिनट बाद वो उठा अंदर से ही और बाहर निकला। किसी की भी हिम्मत नहीं हुई कि सुमित से बात करे, वो भी किसी से बात नहीं करना चाह रहा था, वो सिर्फ नीचे देख रहा था और अपने घर की तरफ बढ़ता जा रहा था। सबने बोले भैया भूत आ गया है, चलो चलो घर गंगा जल से नहाना पड़ेगा, कुछ बड़ा मैटर होने वाला है अपने गांव में विपदा आ गई है, गांव में श्राप लग गया। गांव में तो लोग तरह तरह की बात करने लगे। इधर सुमित जब अपने घर पर पहुंचा तो उसके माता पिता का तो रो रो कर हाल था। कल अंतिम संस्कार की वो लोग तैयारी कर रहे थे, कुछ और भी रिश्तेदार आए हुए थे, बहन आई हुई थी। जैसी दरवाजा खटखटाया, दरवाजा खोला गया तो सुमित को सामने देखकर सब हिल गए, सबकी दुनिया कांप गई। अरे सुमित, तू कैसे आ गया? पहले तो 1-2 लोग डर भी गए, फिर सुमित ने बताया कि सब बताता हूँ, थोड़ा पानी, तो बहुत प्यास लगी है। इसको फटाफट पानी पिलाया गया।
जूस पिलाया गया। जूस थोड़ा मतलब मार्केट से लेके आया गया, इतने इतने सारे मेहमान थे, बहन ने लेके आई थी, जूस पिलाया गया। सुमित रोना बंद किया और बताता है कि पापा मेरी मृत्यु हो गई थी। पापा बोले हाँ बेटा, हमको पता था तू चीर घर में था, तेरी मृत्यु हो गई थी, फिर तू यहाँ कैसे आया? बेटा बताता है पापा मैं मर कर वापस लौटा हूँ और मैंने वो सब कुछ देखा हूँ जो कोई भी मरने के बाद देखता होगा। सब बताता हूँ आपको। मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ, खेत में बैठा हुआ था मैं सुमित के साथ, सुमित या नहीं अपने दोस्त को सुमित कह रहा है, खेत में बैठा हुआ था मैं सुमित के साथ। अचानक से मेरी एक सांस बाहर गई और फिर सांस अंदर ले ही नहीं पाया। शरीर में एक झटका सा लगा और मैं गिरा। मुझे याद है मैं गिरा था। जैसे ही मैं जमीन में गिरा मुझे एक बहुत ही सफेद सी चमकदार रोशनी दिखाई दी। कुछ सेकंड की ही वो रोशनी रही होगी, फिर मुझे दो परछाइयां दिखाई दी उन रोशनियों को चीरकर। वो दो परछाइयां दो बहुत लंबे चौड़े आदमियों की थी। वो आदमी दिखने में बहुत ही ज्यादा ताकतवर और बहुत ब्लैक दिखाई दे रहे थे। वो मुझे घूर घूर कर देख रहे थे। लाल चमकदार उनकी आंखें थी। उनके हाथों में कुछ ऐसा रस्सी का फंदा जैसा था। ऐसा लग रहा था उसमें लोहे के कांटे बने हुए हैं। मैं उनसे कुछ कह पाता कि उससे पहले ही वो दोनों ने वो पूरा चाबुक जैसा फंदा मेरी तरफ मारे और मैं उसमें जकड़ गया। मैं उसमें जकड़ना नहीं चाह रहा था। वो अपने पास मुझे खींचने की कोशिश करने लगे। मैं उनके पास जाना भी नहीं चाह रहा था, लेकिन वो खींचते गए खींचते गए खींचते गए और आखिरकार मुझे बहुत हल्का पल महसूस हुआ। शायद उस समय मेरी जान जा चुकी थी। अब वो दोनों ने एक एक तरफ से मेरा हाथ पकड़े और जैसे पहला कदम मैंने क्रॉस किया हूं, मैं सब कुछ भूल गया। मुझे कुछ याद नहीं था। मैं इंसान था या जानवर, पशु था या पक्षी, पेड़ था या पौधा। मुझे नहीं मालूम था कि मेरा वजूद क्या था। मुझे नहीं मालूम था मैं लड़की था। मुझे नहीं मालूम था मैं कोई था भी या नहीं। मैं खुद में ही शायद विलीन हो गया था। जैसे ही दूसरा कदम हमने बढ़ाए तो मुझे ऐसा लगा कि एक वापस से शरीर मिल गया है। याद कुछ नहीं था, लेकिन इतना मालूम था मेरे पास एक शरीर है। किसका शरीर ये नहीं मालूम, लेकिन था। मेरे पैर बहुत जलने लगे। ऐसा लग रहा था कि मैं खौलते हुए लावा के ऊपर चल रहा हूं, ज्वालामुखी में चल रहा हूं। थोड़ी आगे बढ़ा तो एक बहुत विशाल सी मुझे एक नदी दिखाई दी, जिसमें खौलता हुआ पानी था। इतना खौलता हुआ कि एक तिनका भी, कुछ उसमें कुछ भी गिर जाए, एक पहाड़ भी गिर जाए तो जलकर तुरंत राख हो जाए, यहां तक कि उसकी राख भी दिखाई ना दे। मैं अब उस सिचुएशन से बहुत घबराने लगा था। उन लोगों ने जब एक और कदम मेरे साथ बढ़ाए, ये शायद चौथा या पांचवा कदम था, सामने एक बहुत विशाल सा दरवाजा दिखाई दिया, काले रंग का दरवाजा। अंदर से ढेर सारी चीखने चिल्लाने की आवाजें सुनाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था असामान्य पीड़ा अंदर बसी हुई है, बहुत घनघोर दर्द। सिर्फ लोग चिल्ला रहे हैं, चीख रहे हैं, तड़प रहे हैं। मैं घबरा रहा था। मैं उस दरवाजे के अंदर नहीं जाना चाह रहा था, लेकिन मेरे साथ जो था उसमें से एक ने दरवाजे को एक बार में खोला। जैसी दरवाजा खुला, चीखने चिल्लाने की आवाजें और भी ज्यादा बढ़ गई। दिखाई कुछ नहीं दे रहा था, सिर्फ आवाजें आ रही थी। फिर एक और रोशनी चमकी, लाल रोशनी। सामने मुझे एक बहुत विशाल सिंहासन दिखाई दिया। इतना बड़ा सिंहासन कि बड़े बड़े पहाड़ भी उस सिंहासन के सामने छोटे पड़ जाएं। और फिर जब मैंने ठीक से देखना चाहा तो इस सिंहासन में कोई बैठा था, कोई उनसे भी बड़ा, बड़े बड़े पहाड़ों से भी बड़ा, कोई बहुत विशाल, बहुत ताकतवर, बहुत रौबदार। बड़ी बड़ी उसकी आंखें घूर घूर कर मुझे देख रही थी। वो गुस्से में था या खुश था पता नहीं, लेकिन हां, उसने जो मेरे साथ खड़े थे उन्हें देखकर कहा, अभी इसका समय नहीं आया था। उसकी आवाज बहुत ज्यादा भारी थी, इतनी भारी कि कोई रियल लाइफ में सुन ले तो वहीं पर बेहोश हो जाए, ऐसी आवाज थी उसकी। मैं कुछ भी कह पाता उससे पहले एक और आदमी मेरे सामने आया, उन्हीं के जैसा दिखने वाला। मुझे एक धक्का दिया, उस धक्के से मैं गिरा और मैं गिरकर उठा तो मेरे सामने वो सारे लोग मुझे दिखाई दे रहे थे।
जो चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे, तड़प रहे थे, सांपों से कटवा रहे थे, बिच्छुओं से डसवा रहे थे। मैं कुछ समझ पाता कि उससे पहले ही किसी ने पकड़कर मुझे उठाया और साथ में आगे चलाने लगा। मैं उधर उधर देख रहा था। मुझसे लोगों की तड़प बर्दाश्त नहीं हो रही थी। यहां पर इतना दर्द था जिसे मैं किसी के सामने कभी बयां नहीं कर सकता था। एक ऐसी नदी दिखाई दी थी जो कि खून की थी। उसमें खून उबल रहा था, उसमें मांस, उसमें ना जाने कैसी दुर्गंध वाली चीजें भरी हुई थी। कितने सारे नरकंकाल उसमें तड़पते हुए मुझे दिखाई दे रहे थे। उसमें लोगों को अलग अलग तरह के लोग ला रहे थे और डाल दे रहे थे। लोग चिल्ला रहे थे, बोल रहे थे हमें मार डालो, मार डालो, मार डालो। लेकिन उन्हें कौन मारता? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कहां हूं, मैं कहीं हूं भी या नहीं। फिर मैं और आगे बढ़ा तो मुझे एक बहुत बड़ा खाई जैसा कुछ दिखाई दिया। उस खाई में से लोगों को धक्का दे रहे थे। उसमें से जो गिर रहा था उनको भी कुछ नहीं हो रहा था, वो मर नहीं रहे थे, वो भी तड़प रहे थे। फिर कुछ ऐसे भी लोग थे जिनको ढेर सारे लाखों सांप आके डस रहे थे, जहरीले बड़े बड़े सांप, वो भी तड़प रहे थे। उनको कितना दर्द हो रहा होगा, लेकिन वो भी मर नहीं रहे थे। सब चिल्ला रहे थे हमें छोड़ दो या मार डालो, हमें छोड़ दो या मार डालो। लेकिन उनकी चीखों को कोई नहीं सुन पा रहा था, सिर्फ मैं ही सुन पा रहा था, ऐसा लग रहा था। मैं घबरा कर जो मेरे साथ चल रहा था उससे पूछा कि हम कहां हैं, मैं यहां क्यों हूं? उसने बोला कि यह नर्क है। मुझे नहीं पता था कि नर्क क्या होता है। मैंने उससे पूछा यह नर्क क्या है और मैं यहां पर क्यों हूं? तो उसने बताया कि तेरे कर्मों की वजह से तू यहां पर है। तुझे तेरे कर्मों के अनुसार नर्क की एक झलक दिखानी जरूरी थी। तेरा अभी समय नहीं आया। ऐसा जैसे उसने मुझे देखकर बोला, मुझे एक और झटका महसूस हुआ और मेरी आंख खुली तो मैंने खुद को उस चीर घर के उस स्ट्रेचर में पड़ा हुआ पाया। दो डॉक्टर दस्ताने पहनकर कुछ करने की तैयारी कर रहे थे। उसी समय मैं समझ गया कि मेरे साथ क्या हुआ था। जैसे कि मानो मेरी स्मृति उसी समय वापस आ गई। मुझे सब याद आ गया कि मैं कौन हूं, मेरा नाम क्या है, मैं इंसान हूं, मैं कहां रहता हूं, मेरे माँ बाप कौन है, मेरी बहन कौन है, मेरा जीजा कौन है। मुझे सब कुछ याद आ गया। मेरा दोस्त सुमित भी मुझे याद आया। उस समय सुमित था मेरे साथ। जब मैं गिरा वो पानी लेने के लिए आगे बढ़ा था। वो कहाँ है? सुमित मेरा इंतजार नहीं कर रहे यहां पे। जैसे ही उसकी ये बातों को उसकी बहन ने, उसकी मां ने सुनी तो फूट फूट कर रोने लगी। बोली बेटा सुमित की तो मृत्यु हो गई है। जैसे ये सुना कुछ सेकंड के लिए हिल गया। ये कैसे हो सकता है मां? बाबूजी आगे बढ़े, उसके सर में हाथ फेरे, बोले बेटा हमने भी बचपन में ऐसे बहुत सारे केसेस सुने हैं जिसमें दो लोगों की मृत्यु हो जाती थी। दोनों बिल्कुल एक जैसे नाम के होते थे, एक ही उम्र के, और दोनों में से एक फिर वापस जाग जाता था। आज तेरे साथ भी ऐसा हुआ। शायद समय तेरा नहीं, तेरे दोस्त सुमित का आया था और तू भी सुमित था। चला तू भी गया था लेकिन तू वापस आ गया। ऐसे ना जाने कितने सारे केसेस इस दुनिया में एग्जिस्ट किए हैं। मैं क्या आपको लिस्ट बताऊं, मैंने खुद 4-5 वीडियो बनाया हूं। इस दिन से सुमित ने कसम खा लिया कि जीवन में कभी गलत काम नहीं करूंगा। वो समझ गया, ऐसा लगा कि भगवान ने उसको बता के भेजे कि तूने क्या गलत किया है जिंदगी में। आप भी समझ चुके हैं कि इस सुमित ने क्या गलत किया था जो इसका समय नहीं आया था, फिर भी इसको नर्क की यातना का सामना करना पड़ा। इसने क्या गलत किया था आप समझ पाए हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। उसके बाद इसने दिलो जान से मेहनत करना शुरू किया। 2017 से आज 2024 आ गया है। इसका विवाह भी हो गया है, बहू है, माता पिता का ध्यान रखती है। जीवन में अब सब खुशहाल है। अपना कच्चा घर तुड़वा कर थोड़ा पक्का घर भी बना लिया। घर छोटा ही है लेकिन अब पहले से बहुत अच्छा है, ज्यादा गर्मी नहीं लगती है। माँ भाऊजी दोनों अब पहले से काफी ज्यादा स्वस्थ रहते हैं। आज भी जब ये अपने खुशहाल परिवार को देखता है तो उसे वो नर्क की यातनाओं के बारे में याद आ जाता है। बहुत सारे लोग जिनको सुमित ने इस घटना के बारे में बताया, लोगों ने विश्वास नहीं किए।
तो बहुत सारे लोगों ने पूरी तरह से विश्वास किए। कहे कि इसी प्रकार का वर्णन गरुड़ पुराण में भी मिलता है। मृत्यु के बाद क्या होता है सब कुछ गरुड़ पुराण में पढ़ा जा सकता है। जिस नदी की इसने बात किया था वो नदी कोई और नहीं, मेरे अनुमान अनुसार वो वैतरणी नदी थी, जो कि नरक या फिर यमपुरी के रास्ते में मिलती है किसी भी आत्मा को। खैर दोस्तों, ऐसी तो बहुत सारी चीजें एक एक बताऊंगा तो ये वीडियो ना जाने कितना बड़ा हो जाएगा। अब इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। इस वीडियो की पूरी जानकारी मुझे किसी और ने नहीं बल्कि सुमित ने ही इंस्टाग्राम पर लिख कर भेजा। मैंने सोचा कि आप लोगों को सुनाऊं, एक अच्छी सीख, एक अलग ही जानकारी दूं। इसी बात पे अब तक इस वीडियो को देखे हैं तो लाइक जरूर कर देना। कमेंट सेक्शन में वीडियो को रेट करना मत भूलना। ये कहानी, ये वीडियो जैसा भी लगा 10 में से नंबर दे देना, मुझे पढ़कर बहुत अच्छा लगेगा। मुझे पहली बार देखना चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोगों के सामने लेके आता रहता हूं। इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, क्लिक करके डायरेक्टली वहां पर पहुंच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोगों के पास भी है तो लिख भेजना। हो सकता है मेरा अगला वीडियो कल आपके हिसाब से बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।